क्या आईपीओ है? वाह, क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। मैनेजमेंट क्या कह रही है, प्रमोटर्स क्या कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, सब कुछ आपको इसी एक सेगमेंट में हम कोशिश करते हैं कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं और आप लोगों का प्रेम जो हम लोगों को मिल रहा है वो ऐसे ही मिलता रहे। और हमारे साथ आज मैनेजमेंट भी जुड़ी चुकी है। आज से जो नया आईपीओ खुल रहा है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए सबको एक साथ। और हमारे साथ जो है केआरएन हीट की मैनेजमेंट जुड़ चुकी है इस पर बातचीत करने के लिए। अशोक खलानी साहब हमारे साथ हैं, संतोष कुमार जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए संदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप लोगों के पास आए सर, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले ज़रा संदीप जी से समझ लेते हैं कि आपकी कंपनी क्या कुछ कर रही है और किस कामकाज में है, क्या कुछ आपका आईपीओ का प्राइस बैंड है। थोड़ी डिटेल संदीप के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप लोगों से कंपनी के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। संदीप, आज से आईपीओ खुल गया है और आईपीओ बाजार में लगातार जो है हम देख रहे हैं कि मेला लगा हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पांस, निवेशक बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। अभी तक जो आईपीओ आज जो बंद हो रहा है उसमें हम 100 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की स्थिति क्या दिखाई दे रही है केआरएन के अंदर? देखिए, जो मेले की अब आप बात कर रहे हैं ना, इस कंपनी के मेले में आने से पहले ही इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। और इनफैक्ट जो सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम की आप बात कर रहे हैं उसको लेकर तो बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं आपको बताता हूं, ये आज खुला है आईपीओ, 27 तारीख तक खुला रहेगा। 209 रुपये से 220 रुपये का प्राइस बैंड है। 342 करोड़ रुपए के आसपास की रकम ये कंपनी जुटाना चाह रही है, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इशू है। इनके पास से पूरा पैसा जाता हुआ दिखेगा, कोई इसमें ओएफएस का पार्ट नहीं है। 12:30 बजे तक का अगर आप रुझान देखेंगे तो ये आईपीओ कुल 8.25 गुना के आसपास भरा था। ग्रे मार्केट का प्रीमियम आप देखें, जैसे मैंने कहा, ये आईपीओ खुलने से पहले ही शुरू हो गया था, बढ़कर ये 240 हो गया था। 239 रुपये आज भी अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रे मार्केट का प्रीमियम नजर आएगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों की जहाँ तक बात है तो आपको जो 12:30 बजे तक के नंबर्स हैं वो 9 गुना के आसपास के नजर आएंगे। लेकिन अगर आप लेटेस्ट नंबर्स की बात करेंगे तो आपको करीब 14 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। 90 मिनट, शुरुआती 1.5 घंटे में अगर आप देखेंगे तो 5 गुना का जो सब्सक्रिप्शन है वो इस आईपीओ में देखने को मिला था। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आईपीओ खोलने से पहले से ही ग्रे मार्केट में एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। और जितना आप देख रहे हैं इसका हायर प्राइस बैंड है, उससे ज़्यादा तो आपको ग्रे मार्केट में प्रीमियम नजर आएगा। यानी कि 100% से ज़्यादा पैसा बन सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। चलिए, तो केआरएन हीट के अंदर पूरी हीट मची हुई है। और अशोक जी, ऐसा क्या मतलब जिस तरीके का अद्भुत रिस्पांस मिल रहा है आपको निवेशकों का। संतोष जी, अशोक जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब पहला दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी मतलब ठीक ठाक समय बाकी है और आपको जो है 14 गुना से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब हो गया है। संतोष जी, आपके साथ शुरू करना चाहेंगे। ये इतना बड़ा जो क्रेज़ देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ से, इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्या इसका कारण मानते हैं? और दूसरा, आप जिस क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं उसका उपयोग जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल के क्षेत्र में ज़्यादा होता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल आपके मटेरियल ज़्यादा क्षेत्र में यूज होते हैं। तो अब त्योहारी सीजन आ रहा है, किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है आपके प्रोडक्ट्स को लेकर के? नमस्कार सर। और ये प्यार जो मिल रहा है, टू बी ऑनेस्ट, तो ट्रूली प्राउड फील कर रहा हूँ मैं। मतलब मैं इस लाइन का नहीं था, लेकिन जो अभी पिछले 1.5-2 साल से काम करके जो अचीव करने जा रहे हैं, तो जो जनता का प्यार मिल रहा है, रियली मतलब प्राउडली फील कर रहे हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हीट एक्सचेंजर है। तो जो हीट एक्सचेंजर बेसिकली अपन कमर्शियल साइड बनाते हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में हम सर्व करते हैं। तो सीजनेबल अपना नहीं है, और ऑफकोर्स जो त्योहारी सीजन आ रहा है उसमें भी अपना कोई लिंक नहीं है। अपनी जो एप्लीकेशन है वो बड़ी कमर्शियल साइड है। मेट्रो ट्रेन है, बस एयर कंडीशनिंग है, डाटा सेंटर कूलिंग है, वीआरवी है, एयर कूल्ड चिलर है, फैन कॉइल यूनिट है। हम डोमेस्टिक जो पैन इंडिया में B2B बिजनेस करते हैं, बड़े ओईएम के साथ करते हैं, जैसे डाइकिन है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, ब्लू स्टार है, किर्लोस्कर चिलर है। इसके अलावा हम यूएई में, यूरोप में एंड नॉर्थ अमेरिका मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं। 6 साल पुरानी कंपनी है और हमारी लाइन में बेसिकली बड़े हीट एक्सचेंजर में कह सकते हैं कि हम लीडिंग सप्लायर हैं हीट एक्सचेंजर के। आईपीओ के लिए बेसिकली हमने एक अपना नया प्लान किया लास्ट ईयर, अराउंड 8 मंथ बैक। एक 18 एकड़ में एक नई फैसिलिटी डाल रहे हैं, 6 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया बना रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट की अपने आप में ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फैसिलिटी होगी साउथ एशिया की। इससे हम टारगेट कर रहे हैं कि जो हमारा डोमेस्टिक सप्लायर का जो ग्रोथ हो रहा है वो, इसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका से हमारे को रिक्वायरमेंट अचीव हो रही है, यूरोप से जो अचीव हो रही है, तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए
हम ये इतना बड़ा कैपेसिटी लेके आ रहे हैं। जब से स्टार्ट में उससे भी हमने ऑलमोस्ट 6 टाइम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया था, लेकिन एक छोटे छोटे प्लॉट के साथ में बढ़ाया था। तो जो डिमांड हमारे को मिल रही थी उससे हम समाउ वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे कस्टमर का। इसीलिए एक बड़ा कैपेसिटी को हमने प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। 6 महीने से हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऑलरेडी अराउंड 32 करोड़ रुपए उसमें हम इन्फ्यूज कर चुके हैं, और आईपीओ का जैसे मनी मिलेगा उसको हम उसमें इन्वेस्ट करके और 6 टाइम कैपेसिटी को अचीव करेंगे, जो हम इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक को सर्व करेंगे। संतोष सर, जैसे आप हाईलाइट कर भी रहे हैं कि डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे आप देश की बात करें, विदेश की बात करें, कुछ विदेशी जो नाम है वो आपने लिए भी हैं, काफ़ी सारे देश जहां पे आपके प्रोडक्ट जाते भी हैं। तो उस लिहाज से मैं आपके नंबर्स देख भी रहा था, पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट्स का जो हिस्सा है टोटल आपके रेवेन्यूज़ में, वो 10% से बढ़कर 15% हो चुका है। आप कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, विदेश से आप कह रहे हैं कि मांग बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, ये जो 10% वाला नंबर बढ़कर 15% हुआ है, आने वाले समय में ये जो एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है रेवेन्यूज़ में और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा? जस्ट एग्जांपल के लिए बताते हैं, जब हमने 2019 में एक्सपोर्ट शुरू किया था तो हमारा जो टोटल वैल्यू वाइज 5 करोड़ का एक्सपोर्ट था, और लास्ट ईयर जो हमने अचीव किया है वो 45 का किया है। तो ये जो फिगर्स आए थे, 5 से हमने 10 अचीव किया था, 10 से हमने 20 किया था, 20 से हमने 45 अचीव किया, और इस साल हम और ज्यादा करेंगे। तो एक्सपोर्ट साइड में ग्रोथ हमारा ऑलमोस्ट डबल हो रहा है इन नंबर्स में। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे क्लाइंट्स है वो बड़े ओईएम है, B2B है, तो उनको एक फैसिलिटी जो चाहिए वो सिंगल पीस फ्लो चाहिए, आपका लेआउट अच्छा चाहिए, आपका रिलायबिलिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो समहाउ ये जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट है ये ऑप्टिमाइज प्लांट था, तो इंटरनेशनल कस्टमर को अगर हम इनवाइट करके, तो उनका जो रिक्वायरमेंट है वो ह्यूज है, उसके हिसाब से हमारे पास कैपेसिटी नहीं था। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने जो अपना नया प्लांट है वो हम ग्रीन बिल्डिंग प्लांट बना रहे हैं। इवन उसमें हम सोलर भी लगा रहे हैं 8 मेगावाट का। तो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी निकल के आएगा, और जैसे हम कस्टमर को इन्वाइट करेंगे तो वो अपना जो ऑर्डर है वो हमारे को ऑफलो करना शुरू करेंगे। उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा कुछ किया। जी। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो आपके जो सबसे बड़े 5 सप्लायर हैं, अशोक जी ये प्रश्न आपसे है, वो करीब Yes, करीब जी जी, तो वो करीब करीब आपकी आय में करीब 58% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। इसको बहुत लोग थोड़ा सा एक छोटा मोटा रिस्क मानते हैं। क्या आगे हम कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि आपका कंसंट्रेशन 3-4 क्लाइंट्स पे बहुत ज़्यादा निर्भरता आपकी ना रहे? करेक्ट है सर, ये एक तरह से रिस्क भी हो सकती है और एक तरह से कंपनी की टेक्निकल कंपेटेंसी में एक बहुत बड़ा थम्स अप होता है इन वेंडर्स का। क्योंकि जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है हीट एक्सचेंजर, वो एयर कंडीशनिंग बिजनेस में लगता है और रेफ्रिजरेशन में लगता है। तो जो एयर कंडीशनिंग है उसमें इंडिया के जो जितने भी बड़े ओईएम्स हैं, चाहे टाइकन हो, वोल्टास हो, कैरियर हो, स्नाइडर हो, वो सब जगह कंपनी अपने माल को बेच रही है। और कंपनी वो माल को क्यों बेच पा रही? क्योंकि जो प्रोडक्ट क्वालिटी का कंपनी बना रही है और वो हर साल उन्हीं से बिजनेस करते आ रहे हैं। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे 2021 के अंदर जब कंपनी का टर्नओवर 156 करोड़ के आसपास था, तो भी डाइकन का 33% शेयर था कंपनी के टोटल टर्नओवर, मतलब तुम्हारा टॉप कस्टमर था। आज 2024 में कंपनी का टर्नओवर 308 करोड़ रुपए है, वहां भी डाइकन का शेयर 33% है, और वो भी आज भी टॉप कस्टमर है। जो नया प्लांट कंपनी बनाने वाली है वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट बिजनेस पे फोकस करके बनाएगी। सो गोइंग फॉरवर्ड तो जो कंपनी का जो टोटल टर्नओवर पे जो डिपेंडेंसी होगी वेंडर्स की वो कम हो जाएगी। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि ऑप्टिमाइज प्लांट है जैसे संतोष जी ने बनाया और मोटा मोटी 80-85% की कैपेसिटी में ऑपरेट हो रहा है, और जो बिग वेंडर्स है जिनके हम सिंगल सप्लायर्स हैं, तो उसके साथ ये कंपनी काम कर रही है और एक अच्छे मार्जिन पे कर रही है। पिछले 3 साल से देखेंगे तो हमारा टर्नओवर 25% की CAGR से ग्रो कर रहा है, और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है जो 58% से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट अशोक जी, मेरा सवाल इनफैक्ट इसी चीज़ को लेकर ही था कि पिछले 2 साल में आपका जो रेवेन्यू CAGR ग्रोथ है वो 25% की है, लेकिन आपके मुनाफे की ग्रोथ आप देखें CAGR के हिसाब से 2 साल में, जैसे आपने कहा 58% के आसपास है। तो आपके मार्जिन्स में लगातार इजाफा हो रहा है। नो डाउट कमोडिटी का प्ले है, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ सर। तो आप जो कमोडिटी की कीमतें हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं? आपके जो EBITDA मार्जिन है, यानी कि जो कामकाजी मार्जिन है, वो किस तरह से आप इम्प्रूव करने में सक्षम रहे हैं? और आगे की पिक्चर अगर आप थोड़ी सी हमें ड्रॉ करके बता पाएंगे, आगे कैसा रुझान रहेगा? So first of all, let me introduce. I'm a BRLM to this issue. We have made the due diligence of this company for doing the IPO. So जो हमने नोटिस किया इनके बिजनेस को देखते हुए 2 साल से जो मार्जिन इनके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, तो मेनली इनका जो बिजनेस है वो कैटलॉग बिजनेस नहीं है। दे डेवलप हीट एक्सचेंजर अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ द कंपनी।
सो जनरली दो प्रकार के एयर कंडीशनर अपन देख सकते हैं। डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग, जहाँ पे अपने घरों में जो एसी लगते हैं उनमें हीट एक्सचेंजर लगा हुआ होता है। एक अपन देखते हैं जो कमर्शियल एसीज होते हैं, जो बिल्डिंग्स में, मॉल्स में, थिएटर्स में, बड़ी कमर्शियल जगह लगते हैं, जहाँ बड़े बड़े हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, जो जिनमें बहुत ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, बहुत प्रिसीजन से बनाए जाते हैं। तो कंपनी का जो फोटे है वो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग के अंदर है, जहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करती है, वहां पे क्वालिटी एंड मेंटेन करती है, सो दैट जहाँ पे कूलिंग हो वो एब्सोल्यूट क्वालिटी की हो, कोई लीकेज नहीं हो। और अगर वो चिलर्स हैं जो हम लगाते हैं या जो लगते हैं बिल्डिंग की टॉप फ्लोर के ऊपर, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक बार इंस्टॉल करने के बाद। तो हर वेंडर ये चाहता है जो प्रोडक्ट हीट एक्सचेंजर लगे वहां पे लीकेज नहीं हो, गैस की इवेपोरेशन नहीं हो, तो उसके कारण से केआरएन उनको वो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है। तो इसके कारण से इनके मार्जिन औरों से बहुत बेटर हैं, क्योंकि ये कमर्शियल साइड में है। और डोमेस्टिक में चूंकि वो ठीक। प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, हर वेंडर चाहता है सस्ता माल बेचे, प्रोडक्ट बिके, चाहे वोल्टास हो, एलजी हो, सैमसंग, सबके एसी के मोटा मोटी एक रेट होती है। बट कमर्शियल साइड में डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट की डिजाइन से। तो वहां ठीक। कंपनी एक्सेल कर रही है। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का सब्सक्रिप्शन आपके आंकड़ों में देखने को मिल रहा है वो आगे और बढ़ता रहे, और जो लोग इतने उत्साह से पैसे लगा रहे हैं उनको रिटर्न भी आप लोग इसी तरीके से काफ़ी अच्छा मिले, और लोगों का भरोसा आपकी कंपनी में और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे। बाकी आपकी जब लिस्टिंग होगी तो अब हम लोग फिर से एक बार कंपनी की और विस्तार योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो अशोक जी और जो है हमारे बाकी मेहमान संतोष जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के थैंक लिए। यू सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। जी, थैंक यू सो मच। जी, चलिए आप चलते हैं सीधे अंशुल जी के पास। अंशुल जी से समझते हैं। अंशुल जी, मैनेजमेंट को आपने सुना, जिस तरीके का रिस्पांस देखने को मिल रहा है वो आपने सुना। आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या करना चाहिए, क्योंकि रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल जी, मैंने मल्टीपल रिपोर्ट्स इस पे पढ़ी और हमने भी रिसर्च की है, तो उसके आधार पे निकल के आ रहा है कि कंपनी को आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन मिलेगी, लिस्टिंग गेन एक बार लेके बुक करके बाहर हो लीजिए, उसके बाद आईपीओ बेस बनता है तो वापस बेस ब्रेकआउट बाय कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये कंपनी आपकी होनी चाहिए। हालांकि लिस्टिंग के बाद एक दो क्वार्टर के रिजल्ट हम जरूर देखना चाहेंगे कि जैसा प्रॉमिस किया है वैसे आते हैं या नहीं, बट एक्सपेक्टेड है कि मैनेजमेंट ने प्रीवियसली डिलीवर किया है तो आगे भी डिलीवर करेगा। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए पहले एक बार ले सकते हैं, उसके बाद आईपीओ बेस बनता है तो फिर ब्रेकआउट बाय करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए आज हमें कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। चलिए, तो जो लोग लंबी अवधि के लिए किसी शेयर को होल्ड करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग लिस्टिंग गेन लेकर के निकलना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर दोनों तरह के निवेशक जो है वो जो है अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इस बीच काफ़ी सारे सवाल हमारे साथ इस सेगमेंट में जुड़ते रहते हैं, और उसके बाद से जो है जो आईपीओ आज बंद हो रहा है, संदीप के पास चलें उससे पहले ज़रा एक दो सवाल ले लेते हैं, जिसमें कि पहला नाम आया है अर्कड़े के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि क्या अर्कड़े डेवलपर्स में अभी पैसे लगा सकते हैं, किन लेवल्स पे बाय करना चाहिए, जिग्नेश बाबरिया जी जान रहे हैं। इसके अलावा बजाज हाउसिंग को लेकर के प्रश्न है कि बजाज हाउसिंग में करंट लेवल पे अब क्या करना चाहिए। तो दोनों सवाल हैं सर, आपकी राय जानना चाहेंगे। दोनों ही हाल की लिस्टिंग है, चार्ट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे आपके पास, लेकिन अगर फंडामेंटल आधार पर आप कोई टिप्पणी करना चाहें इन दो शेयरों पर तो। देखिए आरगड़े लॉन्ग टर्म के लिहाज से काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो दो कैंडल कल फॉर्म हुई है और कल न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल लिखा था कि आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। देखिए स्टॉक में अगेन 5% की डाउनसाइड है, तो यहाँ से और थोड़ा सा स्टॉक 140 तक आ सकता है, वहां पे बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार के लिए निकल के 140 के आसपास ले सकते हैं, बट मेरा सजेशन है कि बेस बनने का वेट कीजिए, 4-6 महीने आप अपना समय बचा लेंगे। दूसरा बजाज में भी वर्टिकल डाउन मूव है, तो इस स्टॉक में भी एक बार के लिए हम 150 148 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद बेस बनाने चला जाएगा स्टॉक 4 से 6 महीने। तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक करके थोड़ी सी साइडलाइन पर बैठिए, नया पैटर्न डेवलप होने तक स्टॉक को अवॉइड लिस्ट में डालिए। पैटर्न डेवलपमेंट पे ब्रेकआउट जब आएगा तो हम जरूर मनी 9 के प्लेटफॉर्म पे रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हम एक्टिवली आईपीओ भी वॉच करते हैं लिस्टिंग के बाद, जिनमें बेस अगर बना तो हम जरूर यहाँ पे रिकमेंड करेंगे। फिलहाल के लिए एक बार बुक करके निकल जाना चाहिए। तो एक बार के लिए अगर आपके पास है बुक करके निकल जाइए, फ्रेश बाइंग की सलाह भी नहीं है।
जब यहाँ पर ऐसे कोई संकेत बनेंगे तो फिर अंशुल जी को हम यहाँ पर कार्यक्रम में बुलाएंगे और पूछेंगे। एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद से जो है बातचीत करते हैं। बंसल वायर पे जानना चाहेंगे सर, आईपीओ के भाव पर लिए हुए हैं हमारे एक दर्शक ने, और वो जानना चाहते हैं कि अभी इनमें क्या करना चाहिए। मनीष पाटिल जी हैं, और मनीष पाटिल जी जानना चाह रहे हैं कि बंसल वायर में अभी फिलहाल क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, बंसल वायर में स्विंग लो था 415, उसको फेल करके ऊपर चला है स्टॉक, तो वीक लॉन्ग शेकआउट हो चुके हैं। अब इसमें केवल एक फ्रेश ब्रेकआउट की जरूरत है जो 450 के ऊपर है, तो 450 निकलते से स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम बनेगा। है तो होल्ड कर सकते हैं, नहीं है तो फ्रेश बाइंग 450 के ऊपर करना चाहिए। चलिए ठीक है सर। चलिए, इस बीच विवेक सक्सेना महादेव जी कह रहे हैं, विपुल सर हर हर महादेव, आप एसएमई आईपीओ के बारे में भी हम लोगों को बता दिया करिए जिससे हम लोग पैसे लगा सकें। एसएमई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। एसएमई के बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं सर, लेकिन मेन बोर्ड से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है। मेन बोर्ड में इतना समय हो जाता है कि क्या ही किया जाए। अब संदीप जी जो है थोड़े से आईपीओ अब कम हो रहे हैं, तो संदीप जी से कहेंगे, निवेदन करेंगे कि एसएमई आईपीओ के बारे में भी जानकारी लेकर के आएँ। लेकिन फिलहाल आज जो आईपीओ बंद हो रहा है वहाँ पर भी काफ़ी शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं संदीप जी? आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं, और इनफैक्ट हमने कल भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था। मनवा फाइनेंस की आप बात कर रहे हैं, आज ये बंद हो जाएगा। 23 से 25 तारीख की इसकी डेट थी। 114 से 120 रुपये का प्राइस बैंड है और 151 करोड़ रुपये का ये इशू है। कंपनी के पास ही पूरा पैसा आ रहा है, इसमें भी ओएफएस का कोई पार्ट नहीं है। और 12:30 बजे तक के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको 118 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आप लेटेस्ट नंबर देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रिफ्रेश किया था पेज को, तो 150 गुना था। अब लेकिन आप देखेंगे 165 गुना से ज़्यादा का जो रिस्पांस है वो इस आईपीओ को आ चुका है। एनआईआई यानी कि जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें हम पहले एचएनआई के नाम से जानते थे, 438 गुना का जो सब्सक्रिप्शन है उनकी ओर से देखने को मिला। 51 गुना क्यूआईबी का हिस्सा भर चुका है। रिटेल भी देखिए 100 गुना से ज़्यादा का रिस्पांस यहाँ पे आ चुका है। 114 गुना के आसपास टोटल नंबर है और 165 गुना से ज़्यादा ये भर चुका है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली या चौंकाने वाली बात यह है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। कल जब हम बात कर रहे थे 64 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम था, लेकिन वो अब आप देखेंगे तो घटकर 58 रुपये आ गया। लगातार सब्सक्रिप्शन बढ़ता जा रहा है। तीनों कैटेगरीज में आप देखिए उत्साह बहुत है, लेकिन ग्रे मार्केट में जो उत्साह है, जो प्रीमियम है, वो नीचे आता जा रहा है। शायद उसमें सेकेंडरी मार्केट का कोई हाथ हो सकता है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त है। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त है। 4-5 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम जरूर घटा है, लेकिन जो है शानदार राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और ये देखिए, मनवा फाइनेंस पर ब्रोकर्स की लाए, स्वास्थ्य का सब्सक्राइब, वेंचुरा सब्सक्राइब, कैन मनी सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म, मारवाड़ी शेयर्स कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, स्टॉक बॉक्स कह रहे हैं कि मध्यम से लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, बीपी वेल्थ कह रहे हैं सब्सक्राइब करें मीडियम से लंबी अवधि के लिए, अरिहंत कैपिटल भी कह रहे हैं कि लिस्टिंग गेन, उनका कहना है लिस्टिंग गेन लेकर के यहाँ पर निकल जाएं। तो ज़्यादातर यहाँ पर कोई अभी तक कोई नेगेटिव टिप्पणी जो है वो देखने को नहीं मिली है। या तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखिए, या लिस्टिंग गेन करके लिखिए, या फिर सब्सक्राइब करने की सीधी सीधी सलाह निकल के आ रही है और शानदार रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है और आप क्या कह रहे हैं? क्या यहाँ पर सब्सक्राइब करने की सलाह है? हालांकि मिलने के चांसेस तो फिर काफ़ी कम है, किस्मत के भरोसे ही है, लेकिन आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए, इस कंपनी को हम आईपीओ के लिस्टिंग गेन के लिहाज से रिकमेंड कर रहे हैं। लिस्टिंग के बाद हम 2-3 क्वार्टर इसके रिजल्ट देखना पसंद करेंगे। ठीक ठाक आते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शिफ्ट करेंगे, बट फिलहाल के लिए हम केवल लिस्टिंग गेन के लिए सलाह दे रहे हैं कि लिस्टिंग में अगर आपको 20-30% प्रीमियम मिलता है तो लेके निकल जाना चाहिए जी। चलिए, तो सर यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेकर के लिए आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लेकर के निकल जाना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग पे बहुत कम लोगों को मौका मिलेगा। तो जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं, क्या सेकेंडरी मार्केट में एंट्री ले सकते हैं? देखिए, सेकेंडरी मार्केट के लिए हम थोड़ा सा वेट की सलाह देंगे, क्योंकि लिस्ट होगा, अगर 30% प्रीमियम पे भी लिस्ट होता है तो फेयरली प्राइस रहेगा स्टॉक। तो फिर 2-3 क्वार्टर रिजल्ट देखना होगा। अगर ग्रोथ मिलती है तो फिर जरूर आगे के लिए इन्वेस्टमेंट की सलाह रहेगी। बट फिलहाल के लिए हम यही बोल रहे हैं कि जो जिनको मिल रहा है वो आईपीओ लिस्टिंग के दिन बुक करके चलें, जिनको नहीं मिल रहा है वो नेक्स्ट आईपीओ की वेटिंग लिस्ट में लग जाए। चलिए, तो ये राय फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के सवाल हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन से सवाल लिए जाएं, कौन से सवाल छोड़े जाएं, लेकिन इन सब के बीच में सर एलाइट ब्लेंडर के ऊपर जो है हम एक सवाल ले लेते हैं। वो उसके चार्ट्स पे क्या लग रहा है? इनके पास आईपीओ के समय से होल्ड करके रखे हुए हैं इन्होंने, आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या अभी होल्ड करना चाहिए?
देखिए इसमें आईपीओ बेस बना था, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा फ्लैट बेस बन रहा है। 365 निकलना जरूरी है, उसके बाद स्टॉक में अपमूव बनेगी 450 तक है तो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ले लीजिए 335 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, जब तक ये नहीं टूट रहा है। हाई लाइकली है कि ये ब्रेकआउट देगा और 420 425 इमीडिएटली जाएगा और उसके ऊपर टारगेट हम फिर रिवाइज करेंगे। तो फिलहाल के लिए 425 तक का टारगेट पकड़ के चलिए। चलिए ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं क्रॉस पे राय जानना चाह रहे हैं। हाल की लिस्टिंग एक और कह रहे हैं कि विपुल जी, अंशुल जी से प्लीज़ क्रॉस पर राय दिला दीजिए। 264 पे इन्होंने लिए हुए हैं, 400 रुपये 100 शेयर इनके पास है 264 पे। ठीक ठाक नुकसान हो रहा है सर, 40 रुपये के घाटे पे हैं। लिस्टिंग उसकी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली थी, क्रॉस पे क्रॉस लग गया था। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए लिस्टिंग जब खराब होती है तो पोस्ट लिस्टिंग भी थोड़ा सा सेल ऑफ आता है। स्टॉक में पोस्ट लिस्टिंग सेल ऑफ आया है, ऊपर में 235 तक पुल बैक दे सकता है, वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। स्टॉक लंबे समय तक या तो साइडवेज जा सकता है, डाउन ट्रेंड बना सकता है। एक मौका मिलेगा 235 240 के पास एग्जिट का, वहां पे निकल जाइएगा। चलिए, एक मौका मिलेगा, निकल जाएंगे सर। एक कल से भी आईपीओ खुल रहा है, थोड़ी बहुत स्टडी अगर आपने की हो तो टिप्पणी करना चाहें तो कर दें, वरना कल इस पर बातचीत करेंगे। डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड जो है, आपकी क्या सलाह रहेगी? अगर आपने देखा हो तो कल से खुल करके ये 30 तारीख तक खुला रहेगा और यहाँ पर जो है 159 से लेकर के 168 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है। कल की तैयारी करनी चाहिए क्या? देखिए बिल्कुल इसको करना चाहिए, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, इसलिए हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब ओएफएस दिखता है तो हम रेड सिग्नल या रेड फ्लैग आता है, नंबर्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं और पूरा फ्रेश इशू है, तो मेरे ख्याल से इसको हम लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब की सलाह दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिलहाल थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन लिस्टिंग में आपको ठीक ठाक पैसा बन सकता है इसमें। चलिए, तो संदीप जी कल की भी तैयारी जो है हमने थोड़ी बहुत तो करा दी है, लोग पैसे रखें। लेकिन अब कल के दिन, कल और डिटेल में हम लोग इस पे बारे में बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वजह है जिसकी वजह से इतना उत्साहित लोग दिखाई दे रहे हैं प्राइमरी मार्केट को लेकर? मैं बोलने ही वाला था आपसे कि पैसा बहुत है लोगों के पास। आप देखिए मनबा फाइनेंस का रिस्पांस देखिए और केआरएन को देख लीजिए, आज ही खुला है और जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिला, पहले दिन ही अगर आप कोई आईपीओ 15-16 गुना भर जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितना डेस्परेटली वेट कर रहे हैं पैसा लगाने के लिए। मेरा ऐसा डाउट है मेरे मन में कि शायद लोगों को ऐसा लगता है कि अगर पहले दिन लगा देंगे तो शायद आईपीओ मिलने के या अलॉटमेंट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, रैंडमली सैम्पलिंग की जाती है इनके एप्लीकेशंस को, यहाँ पे लॉटरी की जाती है इनकी, तो उस लिहाज से ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लास्ट मिनट में भी पैसा लगाएंगे तो उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी आपको वैसे मिलनी है। केवल जो ओवर सब्सक्रिप्शन का नंबर है उसके बाद आपकी लॉटरी में आपकी किस्मत खुलती है नहीं खुलती है, उसके ऊपर पूरी कहानी सेट है। पूरी कहानी उसके ऊपर सेट है और अब आपकी किस्मत, आप कितने भाग्यशाली हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है। और 2 आईपीओ खुले हुए हैं, एक बंद होने वाला है थोड़ी देर में, दोनों में पैसे लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। दोनों में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, दोनों के काफ़ी अच्छे लिस्टिंग होने की संभावना है और लंबी अवधि में भी यहाँ पर अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। हालांकि जो आज जब मनबा जो बंद हो रहा है उसमें लिस्टिंग गेन के लिए ही निवेश की सलाह जो है वो अंशुल जी की तरफ से दी जा रही है। और कल से एक नया आईपीओ खुल रहा है, क्या उसमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, अभी का रिस्पांस तो अंशुल जी की तरफ से आ गया है, कल और डिटेल में होगी बातचीत। तो फिलहाल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।